नमस्कार। जीएसटी को समझिए, हमारे साथ थामिए हमारा हाथ और जानिए जीएसटी से जुड़ी हर जरूरी बात। मैं हूं प्रियंका संभव। एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू होने वाला है, लेकिन क्या आप जीएसटी को समझते हैं? रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, किससे कराना होगा ये रजिस्ट्रेशन, कहां कराना होगा, रिटर्न कैसे भरा जाए, रिफंड कैसे मिलेगा, जीएसटी की बारीकियां समझिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सबसे पहले देखिए हम क्यों जीएसटी को कह रहे हैं एक देश एक टैक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो कितने तरह के टैक्स देने पड़ते हैं और कितने सारे टैक्स देने पड़ते हैं? नहीं ना, जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब कोई सामान फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो उस पर सबसे पहले चुकानी पड़ती है एक्साइज ड्यूटी, जो कंपनी आखिरकार आपकी जेब से वसूलती है। कई मामलों में ये एक्साइज ड्यूटी काफी नहीं होती है, इसलिए कुछ प्रोडक्ट पर सरकार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी वसूलती है और ये भी कहने की जरूरत नहीं, आपकी जेब से ही जाती है। अगर इन सामान को बनाने में किसी भी तरह की सेवाएं ली है कंपनी ने, तो कंपनी को सर्विस टैक्स भी चुकाना पड़ता है। ये वही सर्विस टैक्स है जो कई बार आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने के वक्त चुकाना पड़ता है, या फिर मोबाइल फोन का बिल देखते होंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल देखते होंगे तो वहां चुकाना पड़ता है। लेकिन टैक्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। आगे कौन कौन से टैक्स लगते हैं ये बताएंगे हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। जैसे ही सामान एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है ये एंट्री टैक्स। इसके अलावा जब आप उस राज्य में प्रवेश कर जाएंगे तो उस राज्य के हिसाब से ही आपको चुकाना पड़ेगा वैट, जिसे सेल्स टैक्स भी कहा जाता है। इन दोनों टैक्सेस के अलावा कई मामलों में आपको अलग अलग तरह के सेस या सरचार्ज भी देना पड़ता है। टैक्स का ये भारी भरकम बोझ यही हल्का नहीं होता। अभी आगे आपको और कितने टैक्स देने बाकी हैं बताएंगे मेरे सहयोगी रोहन सिंह। अगर आपके सामान का रिश्ता नाता एंटरटेनमेंट से है तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स चुकाना पड़ता है। कई बार आपको लग्जरी टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में सामान की खरीद पर आपको परचेज टैक्स भी चुकाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे पंजाब में अगर आप अनाज खरीदते हैं तो इस पर आपको परचेज टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही टैक्स नहीं है, बल्कि आमतौर पर एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 18 तरीके के अलग अलग टैक्स सामान पर चुकाने पड़ते हैं। वो आप पूछेंगे कि इन सारे टैक्सों का क्या होगा? जी बिल्कुल, अगर जीएसटी लागू हो गया तो ये सारे टैक्स एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इन सारे टैक्स की जगह लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स, वो है जीएसटी। और जीएसटी पर अब जानिए किस किस को कराना होगा रजिस्ट्रेशन और कैसे होगा ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखिए जीएसटी युग में पहला कदम रखने की प्रक्रिया। जीएसटी को जानिए, सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश। आज का सवाल, जीएसटी में कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेहतर है, वरना आपके सामान का खरीदार आपसे मुंह मोड़ सकता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसे कारोबारी से सामान खरीदती है जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी आपसे सामान खरीदने वाले पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो हर हाल में रजिस्ट्रेशन करा लें, वरना आप ना तो जीएसटी के तहत टैक्स भर पाएंगे और ना ही कच्चे माल पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा आपको मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका कारोबार अवैध माना जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आपको किसी बड़ी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना है। आपको सिर्फ एक वेबसाइट खोलनी है, वो है gst.gov.in। जैसा ये पेज खुलेगा तो इस पर आपको न्यू यूजर लॉगिन पे जाना होगा। इसके बाद आपको अगले पेज पर जाना होगा। अगले पेज पर जैसे आप जाएंगे तो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपका जो स्थानीय टैक्स कार्यालय है वहां से मिलेगा। इस यूजर आईडी पासवर्ड को जैसे आप डालेंगे तो पेज नंबर 20 पे आपको जाना होगा। इस पेज नंबर 20 पे ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी और जैसे ये पेज सबमिट करेंगे तो उसके 3 दिन के भीतर भीतर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। 2 बातों का खास ख्याल रखें। पहला, अगर आपका कारोबार अलग अलग राज्यों में है तो हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा, अगर एक से ज्यादा कारोबार करते हैं तो हर कारोबार के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और हाँ, एक पैन पर सिर्फ एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के दौरान कारोबारियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी कोशिश है कि जीएसटी से जुड़ी काम की हर बात आप तक पहुंचे। तो अगर आप भी रजिस्ट्रेशन की दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। नागपुर के कारोबारी सूरज अग्रवाल इन दिनों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान है। इनका आटा, मैदा, रवा जैसे फूड आइटम्स का कारोबार है। जब ये रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो वहां इनके प्रोडक्ट का HSN कोड ही नहीं मिलता। अगर हम रजिस्ट्रेशन किसी और कोड में करते हैं और उसका अगर जो जीएसटी का स्लैब रेट है वो ज्यादा होगा तो हमको टैक्स की लायबिलिटी आएगी, वो विच वी विल नॉट बी एबल टू कम्पीट एंड बेयर। तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है और हम ये चाहेंगे कि भी जीएसटीएन जो है इस बारे में एक स्पष्ट खुलासा दे ताकि हमारे व्यापार में तकलीफ ना आए। जीएसटी माइग्रेशन में दिक्कत केवल HSN कोड को लेकर नहीं है। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन करना भी कई बैंकों के लिए मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की दिक्कत ये है कि 10 से 15 मिनट के सेशन में महाराष्ट्र में फैली 300 से ज्यादा शाखाओं के डिटेल्स यानी ब्रांच का पता, फोन नंबर, पिन कोड कैसे अपलोड करें। इसी तरह लोगों को फॉर्म भरने के बाद मोबाइल पर OTP मिलने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। इतनी देर में ऑनलाइन सेशन ही खत्म हो जाता है। जिन लोगों के कई सारे बिजनेस हैं उन्हें भी अपना प्रिंसिपल बिजनेस बताना मुश्किल हो रहा है। जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन जो है, माइग्रेशन जो है, वो ऑफलाइन बन के ऑनलाइन अपलोड करने की फैसिलिटी बहुत आवश्यक है। उसके वो ना होने के कारण इतनी ब्रांचेस जिनकी है ये अपलोड करना इम्पॉसिबल हो रहा है, माइग्रेट करना नहीं पॉसिबल। ये सिर्फ इनकी नहीं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की भी 34 ब्रांचेस इनके जोनल ऑफिस की है यहाँ पे, उसमें भी यही दिक्कत जा रही है। रजिस्टर तो हम क्या है कि कर देते हैं क्योंकि हमको तो वो करना है रजिस्ट्रेशन, तो इतना प्रेशर है सब है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है और हम वी आर अंडर द प्रोविजन दैट कि आगे जाके हम ये जब पूरे उसमें चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी देन वी विल मॉडिफाई आवर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि CA एसोसिएशन ने CBEC को पत्र भी लिखा है। इतना बड़ा टेक्निकल जब हम लोग इनिशिएशन कर रहे हैं तो तकलीफ तो आएगी, तो हम इससे रिलेटेड अपने मेंबर्स के थ्रू डेटा कंपाइल कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही है उसे कंपाइल कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन भी डिपार्टमेंट को देंगे कि ये सारी दिक्कतें हमारे मेंबर्स फेस कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाला जाए। जब हमने ये सारे सवाल संबंधित अधिकारियों से पूछे तो जवाब मिला कि HSN कोड की पूरी डायरेक्टरी उपलब्ध है, वहां से अपने प्रोडक्ट का कोड जान सकते हैं। OTP कोड को लेकर हो रही परेशानी पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने जीएसटी की हेल्पलाइन नंबर से हर परेशानी का हल मिलने का भरोसा दिलाया। यानी कोई भी परेशानी आए तो इस हेल्पलाइन नंबर 1800-103-9271 की मदद लें। सरकार देश में 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करना चाहती है। ऐसे में जमीन पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर व्यापारियों को हो रही दिक्कतों को अगर सरकार ने जल्द ही दूर नहीं किया तो ऐसे में आसानी से देश में जीएसटी लागू करने पर सरकार को दिक्कत हो सकती है। कैमरा पर्सन विनय के साथ रौनक कुकड़े, नागपुर। जीएसटी युग में ऑल इंडिया परमिट वाले ट्रांसपोर्टरों को फायदा होगा, लेकिन स्टेट परमिट वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद देश में सामान ट्रांसपोर्ट के तौर तरीके किस तरह बदल जाएंगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं या फिर अपना सामान किसी ट्रांसपोर्टर के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं तो हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद माल की ढुलाई के लिए एक यूनिक आईडी जरूरी होगी। बगैर यूनिक आईडी के अगर माल ढुलाई करेंगे तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। ये यूनिक आईडी माल ढुलाई करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास होनी चाहिए। यूनिक आईडी तो आपको एक ही बार जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर से ये मान के चल रहे हैं कि मुझे तमिलनाडु ही जाना है तो तमिलनाडु का एक बार उसने दे दिया कि भाई मैं कश्मीर से तमिलनाडु माल ले जा रहा हूं, तो वो यूनिक आईडी पूरे देश में चलेगा और वो यूनिक आईडी जीएसटीएन के सिस्टम से जनरेटेड है। अगर ट्रांसपोर्टर को सामान किसी ऐसे राज्य में ले जाना है जहां की उसके पास परमिट नहीं है तो उसे न सिर्फ दूसरे राज्य की परमिट वाले ट्रांसपोर्टर को ढूंढना होगा, बल्कि जैसे ही सामान दूसरी गाड़ी में लोड होगा उसे आईडी भी बदलनी होगी, क्योंकि यूनिक आईडी में सामान की डिटेल्स के अलावा गाड़ी नंबर जैसी जानकारी भी होगी। इतना ही नहीं, गाड़ी खराब होने की स्थिति में अगर गाड़ी बदलते हैं तो भी यूनिक आईडी या तो बदलनी होगी या डिटेल्स बदलने होंगे। ये यूनिक आईडी ट्रांसपोर्टर या सामान भेजने वाला या फिर सामान मंगाने वाला जनरेट कर सकता है।
जानकारों की माने तो नई व्यवस्था के तहत वैसे ट्रांसपोर्टर फायदे में रहेंगे जिनके पास ऑल इंडिया परमिट है, लेकिन जिनके पास चुनिंदा स्टेट की परमिट है उन्हें थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑल इंडिया परमिट लेने जाएंगे तो उन्हें भारी भरकम रकम फीस के तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को चुकानी होगी। कुल मिलाकर जीएसटी युग में बगैर यूनिक आईडी के माल ढुलाई करना संभव नहीं होगा, क्योंकि हर ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पास एक खास डिवाइस होगी। इसमें यूनिक आईडी डालने पर सामान और गाड़ी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इस तरह से इस डिवाइस के सहारे अधिकारी ये जांच कर सकते हैं कि ढुलाई किए जा रहे सामान पर टैक्स दिया गया है या नहीं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए जीएसटी से क्यों डरे एक्सपोर्टर्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीएसटी को जानिए। जीएसटी लागू होने के बाद एक्सपोर्टर्स की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वाणिज्य मंत्रालय का अनुमान है कि एक्सपोर्टर्स के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए पहली तिमाही में ही अटक सकते हैं। अब वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से राहत की मांग की है। गारमेंट तैयार करने वाले एक्सपोर्टर्स हों या फिर मशीन टूल्स बनाने वाले, जीएसटी लागू होने के बाद इन्हें शुरुआती दौर में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी लागू होने के साथ ही एक्सपोर्टर्स को करीब 1,80,000 करोड़ रुपए बतौर टैक्स चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि ये रकम बाद में उन्हें वापस तो मिल जाएगी, लेकिन करीब 3 महीने तक ये सरकार के पास अटकी रह सकती है। पूंजी हाथ में नहीं होगी तो माल भेजने में दिक्कत होगी। बैंक से लोन लेकर काम करने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्याज का बोझ भी उठाना होगा। एक्सपोर्टर्स की इन परेशानियों को वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सामने रखा था, लेकिन सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय की दलील को खारिज कर दिया है। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि मौजूदा स्वरूप में ही जीएसटी एक्सपोर्टर्स के ऊपर लागू हो। दरअसल अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को जो एक्साइज ड्यूटी या दूसरी ड्यूटी चुकानी होती है, वो इस सेक्टर में काम करने वाले एक्सपोर्टर्स को नहीं चुकानी होती है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स अपना सामान सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जीएसटी के तहत एक्सपोर्टर्स को भी वो सारी ड्यूटी देनी होगी जो घरेलू बाजार के लिए माल बनाने वाली कंपनियों को देनी होती है। हालांकि जीएसटी के प्रस्तावित नियम के मुताबिक एक्सपोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्सपोर्टर्स को 7 दिन के भीतर चुकाया गया टैक्स वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सपोर्टर्स का मानना है कि 7 दिन में रकम वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि रिफंड की शर्तें काफी मुश्किल हैं। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिसमें कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स कोई अगर फील्ड नहीं भरी गई है या डॉक्यूमेंट नहीं भरा गया है तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ना किया जाए। लेकिन जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तुरंत एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाए और 7 दिन के टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट डेट से उसका पैसा रिफंड कर दिया जाए। जैसे जैसे जीएसटी का जिन्न सामने आ रहा है, कारोबारियों को सहूलियतों के साथ मुसीबत भी नजर आ रही है। जाहिर है अगर कारोबारियों की मुश्किल दूर न की गई तो जीएसटी की मूल भावना ही उल्टी हो जाएगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानिए जीएसटी के बाद कैसे महंगे हो जाएंगे विदेशी स्मार्टफोन। जीएसटी पर आज जानिए पुराने स्टॉक का क्या होगा। एक्साइज ड्यूटी चुका दी लेकिन पुराना स्टॉक बिका नहीं। अब जीएसटी लागू हो गया, उस सामान पर नया जीएसटी भी देना होगा। हालांकि सरकार सेंट्रल जीएसटी का 40% वापस कर देगी, यानी अगर आपने 200 रुपए टैक्स दिए हैं तो 100 रुपए सेंट्रल जीएसटी, 100 रुपए स्टेट जीएसटी का हिस्सा होगा। अब इस सेंट्रल जीएसटी वाले 100 रुपए का 40% यानी 40 रुपए केंद्र सरकार वापस कर देगी, यानी 200 रुपए का जीएसटी चुकाया तो 40 रुपए वापस हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि जिन सेक्टर पर अभी एक्साइज ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है।
एक देश एक टैक्स जीएसटी आने वाला है, लेकिन क्या आप जीएसटी को समझते हैं? रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, किसे किसे कराना होगा, कहां कहां कराना होगा, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, रिफंड कैसे मिलेगा? यकीन मानिए देश में बदलने वाला है कारोबार का तरीका, टिकेगा वही जो जानेगा जीएसटी का सलीका। वेलकम बैक। जीएसटी पर हमारी खास पेशकश जीएसटी को जानिए जारी है और जीएसटी के दौर में विदेशी स्मार्टफोन महंगे होने जा रहे हैं। यही नहीं, सरकार चाहती है कि नए टैक्स युग में स्मार्टफोन के बाजार को मेक इन इंडिया की तरफ मोड़ा जाए। सरकार ये कैसे करेगी, जानने के लिए देखते हैं दीपाली नंदा की रिपोर्ट। भारतीय बाजार चाइनीज स्मार्टफोन से पटा पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइनीज स्मार्टफोन सस्ते पड़ते हैं और हर प्राइस रेंज में मौजूद है। जीएसटी लागू होने पर देश में असेंबल होने वाले फोन्स को मिलने वाली छूटें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में मेक इन इंडिया को झटका ना लगे, इसलिए सरकार स्मार्टफोन्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई जा चुकी है। जानकारों के मुताबिक स्मार्टफोन्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी लगने से देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को तो बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इस कदम से स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे। विदेशी स्मार्टफोन्स पर आयात शुल्क लगने से कीमतों में 5 से 10% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। देश में मोबाइल फोन के मार्केट का 60% हिस्सा स्मार्टफोन का है और मौजूदा स्मार्टफोन्स में 30% हिस्सा चाइनीज स्मार्टफोन्स का है। सरकार को उम्मीद है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से घरेलू उत्पादकों को राहत मिलेगी। इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से एप्पल जैसी कंपनियां भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में भी बेचैनी शुरू हो गई है। इसके लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जा रहे हैं और दिल्ली में भी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम रखा ताकि जीएसटी को समझा जा सके। इस मौके पर व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। जीएसटी की एबीसीडी समझने के लिए राजधानी दिल्ली में देश भर से व्यापारी जुटे हैं। कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से इन व्यापारियों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इनका व्यापार और जीएसटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह की कॉन्फ्रेंस है और मकसद क्या है, ये जानने के लिए सीधा हम व्यापारियों से ही बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसको लीड कर रहे हैं, क्या मकसद है और क्या कुछ समझाया और सिखाया जाएगा जीएसटी के बारे में? तंत्र ज्ञान जब तक आपके पास नहीं होगा, कंप्यूटर आप जब तक नहीं लेंगे और सिस्टम से काम करना नहीं सीखेंगे तो जीएसटी में हम खड़े नहीं हो सकते। खासतौर पर जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अभी तक उनका कंप्यूटर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार व्यापारियों को लीड करते हुए आए हैं और खासतौर पर जीएसटी को लेकर आपने कई सारे अभियान पहले भी छेड़े हैं। आप जो संपर्क में है व्यापारियों से, किस तरह की शंकाएं और चिंताएं इस वक्त जीएसटी को लेकर उनके मन में है? इसको लेकर के व्यापारियों के मन में इस प्रकार की चिंता है कि उसमें हमको इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा, इनवॉइस किस तरीके से मैच हो पाएगी, जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो कॉम्प्लायंसेस किस प्रकार से हो पाएंगी। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके व्यापारी इसको समझना भी चाहते हैं और इसको कंप्लाई भी करना चाहते हैं। उसी लिए हमने आज दिल्ली में बुलाया है और ये अभियान हम आने वाले 60 दिनों में 1 मई से पूरे देश में इसको लेके जाने वाले हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो कितने, आप तो लगातार वहाँ के व्यापारियों से बात करते रहते होंगे, अगर एक परसेंटेज वाइज आप बता सके अभी भी कितने व्यापारी ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं है? अभी तक तो 80% लोगों को जानकारी नहीं है। 20% लोग जो जानकारी रखते हैं वो भी आधी अधूरी जानकारी है। देश भर में जितने भी व्यापारी यहाँ पर आए हैं उनका मकसद यही है कि यहाँ से वो जानकारी जो जुटाएंगे उन्हें अपने प्रदेश, अपने राज्य लेकर जाएं, ताकि व्यापारियों को अभी तक जितनी भी कंफ्यूजन है या जितनी भी जरूरत उन्हें जीएसटी को जानने की है वो पूरी हो सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इस खास शो में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।